जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम वॉइस के कुछ बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। वॉइस आज आपका कंप्लीट नहीं होगा, वॉइस आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। कल आपकी वॉइस की लास्ट क्लास होगी। कल हम इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। कल मैंने आपको जो पढ़ाया बिल्कुल बेसिक पढ़ाया था, लेकिन 70 से 80% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं। कल हम और भी अच्छे एडवांस लेवल पढ़ेंगे। बाकी मैं बात करूं, थोड़ा सा लेवल हम इस बार बढ़ाने वाले हैं वॉइस का, अच्छा खासा। बाकी अब तक जो मैंने बैचेस पढ़ाए हैं उनसे ज्यादा डीप में हम वॉइस पढ़ने वाले हैं। क्योंकि क्योंकि इफ एंड बट्स इतने सारे लगे हुए हैं कि जो आपका एडिक्विटी है उसने वॉइस के काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, मतलब बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन पूछे हैं। तो हालांकि वो सारे रूल मैंने अपनी बुक में दिए हुए हैं, वो सारे रूल्स जो मैंने बुक में दिए हुए हैं, लगभग वो सारे रूल्स हम यहाँ पढ़ने वाले, एक आध रूल एक्स्ट्रा ही पढ़ने वाले हैं। अगर मैं एक दो रूल एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, एक्स्ट्रा रूल पढ़ाता हूँ, तो बुक में अगर वो रूल नहीं है तो आप वहां उसे जरूर लिख लेना, है ना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करते, देखो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सिर्फ उसी सेंटेंस का बनता है जिसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। किसका ऑब्जेक्ट हो? वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। जब वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो तब हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं? अगर वर्ब के दो ऑब्जेक्ट है, जैसे आई सब्जेक्ट है, ये आई क्या है? आप बोलोगे सर जी आई सब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये रहा। गेव क्या है? गेव V2 है। रानी क्या है? वर्ब के बाद नाउन है, ऑब्जेक्ट है। और आरोज क्या है? ये भी एक नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये तो होता है मेरे भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब के जो पास ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अब मैं इस बात को प्रूफ करता हूं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे हैं। आई गिव व्हाट, भाई आई मैंने दिया, क्या दिया? आप बोलोगे जी आरोज। तो व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और टू वोम, किसे दिया? आप बोलोगे जी रानी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस को मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाऊं वो ज्यादा बेहतर है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट तो दो तरीके से बनेगा, वर्ब के जितने ऑब्जेक्ट होंगे वॉइस उतने तरीके से बन सकती है। तो पहले मैं बना रहा हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट टू है, ये ऑब्जेक्ट टू है, ये ऑब्जेक्ट वन लिखना, ठीक है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मैं बना रहा हूं। रानी वॉज गिवन, देखो रानी सब्जेक्ट V2 वाला था तो वॉज लगा दिया, वॉज वर्ग के बाद V3। आर रोज बाई मी, या मैं बनाऊं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो आर रोज वॉज V2 उसके अकॉर्डिंग आया। गिवन टू रानी बाई मी, बाई मी हो जाएगा। एक बात याद रखना मेरे भाई, बाई मी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों है, पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं कि ऑप्शन में दोनों आ जाए। अगर ऑप्शन में दोनों है तो प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ऑप्शन वन को दी जाएगी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना हुआ पैसिव वॉइस ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। सही ये भी है। चलो, सी गेव मी अ ब्यूटीफुल शर्ट, दो तरीके से बनेगा। आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल शर्ट बाई हर, या अ ब्यूटीफुल शर्ट वॉज गिवन टू मी बाई हर, दोनों ठीक है। प्रायोरिटी इसको देंगे, सही ये भी है। हम ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन में क्या है, ठीक है। अब मैं इससे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं। जैसे क्वेश्चन है, अ, रोहित टोल्ड मी
मैनी ट्रुथ, मैनी स्टोरीज, इसका आप मुझे बना के दिखाइए। रोहित टोल्ड मी मैनी स्टोरीज, या आप करो रोहित टेल मी, रोहित टेल्स मी मैनी स्टोरीज। जो रोहित है वो मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाता है। आप देखोगे सर ये तो वही लॉजिक है, वही रूल है कि रोहित सब्जेक्ट है, टेल्स जो है वर्ब है, मी उसका ऑब्जेक्ट है, ये है, और मैनी स्टोरीज ये भी ऑब्जेक्ट है। ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक वट का आंसर होगा, एक टू वूम का आंसर होगा। तो जो वट का आंसर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू वूम का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पहली प्रायोरिटी मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाऊंगा आई। अब जो टेल्स है वो V5 है तो इजएमआर से बनेगा, आई के साथ एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, मैनी स्टोरीज बाई रोहित, तो ये बन गया। और दूसरा एक तो ये बनेगा और दूसरा बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, मैनी स्टोरीज, उसके साथ में इजएमआर से आर लगाऊंगा, आर टोल्ड टू मी बाई रोहित। बहुत मुश्किल तो नहीं है मेरे भाई। आई एम टोल्ड मैनी स्टोरीज बाई रोहित, या रोहित टोल्ड मैनी स्टोरीज टू मी, सॉरी, मैनी स्टोरीज आर टोल्ड टू मी बाई रोहित। जब मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाता हूं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद टू प्लस मैं आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे लगाता हूं। ठीक है, दो तरीके से बन गया। चलो, दिल्ली पुलिस का फिजिकल दिल्ली में होगा, ऑल इंडिया नहीं होगा। जब एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो और एक प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो, मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट की बनती है। ऑब्जेक्ट किसका रहा होगा? वर्ब का। तो प्रेपो के ऑब्जेक्ट हो, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक ही बनेगा इसका। जैसे कि आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है V2, आ वॉच उसका ऑब्जेक्ट, टू तो प्रेपो आ गया, खुशी तो इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। वर्ब का तो एक ही ऑब्जेक्ट है, और अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही पैसिव वॉइस बनेगा। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आ वॉच, फिर मैं वर्ब लगाऊंगा, V2 है तो आ वॉच के साथ वॉच लगा दूंगा, वॉच, फिर V3 गिवन, टू खुशी, और बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। मुश्किल तो नहीं है, कुछ अलग तो नहीं है कि बहुत अलग है? बताओ। अगर वर्ब के दो ऑब्जेक्ट तो दो तरीके से बनेगा, वर्ब का एक ऑब्जेक्ट तो एक तरीके से बनेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि आई सेंट सम मनी टू माई फ्रेंड, आई सब्जेक्ट, सेंट वी क्या है? V2 है, सेंड सेंट सेंड, सम मनी उसका ऑब्जेक्ट, टू प्रेपो है, माई फ्रेंड तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सम मनी। मैंने क्या बोला था? मनी कैसी नाउन है? मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, रुपी काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। तो सम मनी के साथ में देखो सेंट V2 है तो वॉज लगाऊंगा, वॉज सेंट टू माई फ्रेंड बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है ना? बस हम जितने टाइप से बनते हैं हर टाइप को बनाना सीखेंगे। एक ये है जब सेंटेंस में अनक्लियर सब्जेक्ट हो, तो वेस्ट पैसिव वॉइस में बाई वूम लगाकर नहीं लिखते। अगर बाई सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो उसे मैं गलत नहीं मानूंगा, अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है तो कंसीडर करेंगे।
मतलब इतना इसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं। पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, स्पीक क्या है, V1 है। हिंदी क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। और इन इंडिया इनका ऑब्जेक्ट है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट। हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, ये इसका सही आंसर है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट हिंदी, V1 वाला है इज, V3 इन इंडिया। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऑप्शन में बाई पीपल चारों ऑप्शन में दिया है तो ठीक है। अगर दो ऑप्शन आपके सामने है, आप दो ऑप्शन आपके सामने देखना, हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है। और एक हो गया हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया बाय पीपल। अगर ये दो ऑप्शन है, अगर दो ऑप्शन है कि भाई हिंदी इज स्पोकन बाय इंडिया बाय पीपल नहीं लगा और एक में लगा दिया है, तो मैं इसे सही मानूंगा। और अगर चारों में ही बाई पीपल लिखा हुआ है, सब में बाई पीपल लिखा हुआ है, तो फिर मैं इस बात को भूल जाऊंगा। मेरा लॉजिक समझना, कहने का मतलब है अनक्लियर सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट में नहीं बदलते हैं। लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर चारों ऑप्शन में बदला हुआ है तो फिर आप उसे मान लेंगे। कहने का मतलब है जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन आ गया है तो आप इसे कंसीडर कर लेना। कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है। दे सेल टॉयज इन दिस शॉप, दे सब्जेक्ट, सेल V1 है, टॉयज उसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रेप दिस शॉप तो उसका ऑब्जेक्ट है। तो टॉयज सेल V1 है तो इज एम आर आएगा, आर सोल्ड इन दिस शॉप। कहने का मेरा मतलब है बाई देम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं आप बाई देम लगाओ ही लगाओ। अगर ऑप्शन में बाई देम लगा हुआ है तो मान लेना, नहीं लगा हुआ है तो गलत मत मानना। मेरा कहने का मतलब ये है। अब देखो अनक्लियर कैसे हैं भाई, लोग बोला है हिंदी, तो ऐसा कोई डेफिनेट तो नहीं है ना लोगों की बात। अब बोला गया वे ना शॉप में टॉय बेचते हैं, तो आप पता है वे कौन है, क्लियर ही नहीं है वो है कौन, है ना। चलो नीचे क्वेश्चन है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पीपल सब्जेक्ट, स्पीक V1 है, इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप बोलोगे जी इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाई पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में है, चारों में ही ऑप्शन में बाई पीपल लगा हुआ है, तो फिर आप भूल जाना कि बाई पीपल लगाना है नहीं लगाना। मतलब कहने का मतलब है ये चीज ऑप्शन पे देखनी होती है, चार ऑप्शन में कैसे दिया गया है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोग हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश बोलते हैं, कौन है वो लोग। ऐसे डेफिनेट नहीं बोला ना, अनक्लियर सी बात है वो ना, खिलौने बेचते, कौन बेचता है भाई, क्लियर नहीं हो रहा है। चलो जैसे ये क्वेश्चन है, वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस टीचर। अब ये कौन है वन, वन का मतलब यहाँ प्रत्येक, एवरी वन से, प्रत्येक को ना अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बताओ वो किसके लिए बोला गया है, क्या वो क्लियर हो रहा है। मतलब ये बात बोली गई, प्रत्येक को अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक को अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो हर एक कौन है यहाँ पे, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब किसी को ना अपने टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये क्लियर नहीं हो रहा है। वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस टीचर्स, आप बोलोगे जी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, टीचर्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा।
बाई वंस लगा के, वंस टीचर मस्ट बी रेस्पेक्टेड, वंस भी नहीं लिखोगे, प्रत्येक का टीचर रेस्पेक्ट हो, भाई टीचर रेस्पेक्ट की जानी चाहिए, सिंपल सी बात है, टीचर्स मस्ट बी रेस्पेक्ट, ये तो मैंने करा ही दिया, ठीक है। चलो अब आप ऐसे देख लीजिए, अगर एक्टिव वॉइस में नो बडी या नो वन है तो पैसिव वॉइस में नॉट एनी या एनी लिखेंगे। नो बडी नो वन को नॉट एनी में बदलते हैं, नॉट एनी बडी या नॉट एनी वन में। जैसे नो वन लव्स मी, नो वन सब्जेक्ट, लव्स V5 है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का बना आई, V5 इज एम आर से बनता है एम। नॉट लव्ड बाई एनी बडी या एनी वन लिख दो, आपकी मर्जी है, एनी बडी लिख दो, एनी वन लिखो या एनी बडी लिखो। नो बडी नो वन को नॉट एनी बडी एनी वन में बदलते हैं, एनी बडी एनी वन में बदलते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन है जैसे नो बडी टेल्स मी ट्रू स्टोरी, तो नो बडी टेल्स V5 है, मी ट्रू स्टोरीज, तो आई एम नॉट टोल्ड ट्रू स्टोरी बाई एनीबडी। देखो नो बडी को मैंने नॉट और एनी में बदला है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया और बाई लगा के एनीबडी में बदल दिया, अंडरस्टूड, क्लियर है। मैं चाहता हूं ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, जैसे ठीक है, नो वन केयर्स फॉर मी, मेरी कोई परवाह नहीं करता, का मीनिंग है नो वन केयर्स फॉर मी, मेरी कोई परवाह नहीं करता। तो आप बोलोगे नो वन सब्जेक्ट है, केयर्स फॉर क्या है आपका वर्ब है, फ्रीजल वर्ब है, केयर फॉर का मतलब होता है परवाह करना, देखभाल करना, ये सब है, ठीक है। मी ऑब्जेक्ट तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट केयर्ड फॉर बाई, नो वन है तो एनी वन कर दूंगा, अंडरस्टूड। सेम रूल मैंने रखा, बेस्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बीच में नॉट चिपका दिया और नो वन को एनी वन में बदल दिया, नो बडी को एनी बडी में बदल दिया, बस। नहीं, प्रेपो ड्रॉप नहीं करते हैं, केयर फॉर है तो केयर फॉर ही रहेगा, उसे मैं नहीं बदल सकता हूं, उसे ड्रॉप नहीं कर सकता। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिखूं, नो बडी हेल्प्स सब इन द एग्जाम, बताओ इसको मैं कैसे बनाऊं। अब ये मैंने टास्क आपको दिया है बदलने के लिए, आप इसे बदल के दिखाइए, एक्टिव से पैसिव में। आपने प्रेपो क्यों ड्रॉप कर दी, मैंने बोला अगर एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन आई है पैसिव वॉइस में वो रहेगी ही रहेगी, वो रहेगी रहे, उसे आप ड्रॉप नहीं कर सकते, अगर वर्ब के बाद कोई प्रेपो आई है तो उसे हम ड्रॉप नहीं कर सकते। केयरिंग, आई एम नॉट केयरिंग, भाई वो एक्टिव वॉइस है, इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी एक्टिव वॉइस होता है, हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। आई एम नॉट केयरिंग फॉर बाई एनी वन, आई एम नॉट केयरिंग, मैं परवाह नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक ही नहीं, कुछ तो लॉजिक लगाओ। इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है, आपको बदलना है पैसिव वॉइस में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी नो बडी हेल्प्स सब्बो, तो आप बोलोगे जी सब्बो इज नॉट, नो बडी वाला है तो नॉट हेल्प्ड बाई एनी वन एनी बडी इन द एग्जाम। अब एक चीज देख लेना,
ये कोई ऐसे गलत नहीं है, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है। इन द एग्जाम बाई एनीबडी लिख दूं या बाई एनीबडी लिख दूं, इन द एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने आंसर दिया था कि जी इन द एग्जाम बाई एनीबडी, तो इसलिए मैंने जानबूझ के इधर लिखा आपको ये समझाने के लिए कि ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका है, लेकिन कई बार ऑप्शन में ऐसा भी देखने को मिल सकता है बाई लगा के ये चीज इधर लिख दे, ये भी पॉसिबल है। तो मैं लिख रहा हूं इट इज ऑल्सो पॉसिबल। इसमें डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, चार ऑप्शन कैसे हैं। ठीक है, ओके चलो। अब मैं बात करता हूं हु की। हु से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनती है। कैसे? आपको हर बुक में दिखेगा, ये एसएससी में पूछा भी गया एक बार, हर टीचर के द्वारा आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये है कि ये पूछा गया है, ये 2-3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हु रोट रामायणा। तो दो तरीके से मैं इसे बना सकता हूं, या तो हु को बाई वूम में बदल दो, या हु को हु और बाई बाद में लगा दो। अब ऐसा भी नहीं है हमेशा बाई आएगा, या तो बाई प्लस सॉरी प्रेपो प्लस वूम करो, या हु लास्ट में प्रेपो लगाओ। प्रेपो चाहिए कौन सी? राइट के साथ, राइट के साथ बाई प्रेपो आई है तो इसलिए बाई आया है। एक क्वेश्चन में भी आपको दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है, मैं समझाऊंगा। दो तरीके से बन सकते हैं। हु रोट V2 वाला सेंटेंस है रामायण। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक चलेगा, लेकिन इंटेरोगेटिव है, पहले WH वर्ड ही रहेगा। तो हु को मैंने किया बाई वूम, फिर हेल्पिंग वर्ब V2 वाला था वॉज, फिर रामायण, और वॉज वर्ब के बाद V3 रिटन। या फिर WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, मैंने ये बाई को मैं इधर ले गया। दोनों तरीके ठीक है। अब इसको मैं दो तरीके से आपको बना के दिखाता हूं। हु हेल्प्ड मी, तो पहले हु को मैंने बाई वूम में बदला, हु को मैंने बाई वूम में बदला। हेल्प बाई समवन होता है तो यहां पर प्रेपो बाई आई है, ठीक है। फिर मैं लगाऊंगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्प्ड V2 वाला सेंटेंस है तो वॉज वर आएगा, तो मैंने लगाया वर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो यू बनेगा, यू के साथ वर आएगा, और लास्ट में V3 हेल्प्ड, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन भी आएगा। एक चीज का ध्यान रखना मेरे भाई, इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए आई है, ये ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बना है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेरा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो ये इसके अकॉर्डिंग आई है। तो आप ऐसे कहीं परेशान ना हो जाना, कहीं कहीं नहीं होता है, वही तो मैंने बताया। चलो दूसरा इसे किस तरीके से बना सकते हैं, मैं हु को हु लिखूं एज इट इज, फिर हेल्पिंग वर्ब V2 में वॉज वर आता है, सब्जेक्ट मेरा यू बनेगा इसलिए मैंने वर लगाई। whom who were you, फिर हेल्प्ड, और मैं बाई इधर लगा दूं। और हमेशा बाई नहीं लगेगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। क्यों नहीं लगेगा ये बात प्रूफ करके दिखाऊं, ये बात मैं प्रूफ करके दिखा। क्वेश्चन मैंने लिखा हु हु नो यू, तुम्हें कौन जानता है। हु नो यू, बताओ इसका बनाओ। हु नो यू हेयर, हु नो यू हेयर, इसका मुझे आप पैसिव वॉइस बना के दिखाओ। दो तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा। कैसे बनेगा? नो के बाद क्या प्रेपो आती है, बताओ। नो अपने साथ बाई प्रेपो नहीं लेता है, नो अपने साथ
टू प्रेपो लेता है। ही इज नोन टू मी। बहुत बढ़िया विद्या कुमारी, गुड़िया आप इंस्पेक्टर बनी हुई हो, बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, बहुत जल्दी आप इंस्पेक्टर बनने वाली हो गुड़िया, है ना। बस ऐसे ही लगे रहो, इसी उत्साह के साथ पढ़ते रहो गुड़िया, बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं दो तरीके से बना सकता हूं, टू वूम, फिर हेल्पिंग वर्ब नो वाला जो है V1 है, और सब्जेक्ट बनेगा यू, तो मैं लगाऊंगा आर यू और नोन हियर, टू whom आर यू नोन हियर, और दूसरा बनेगा, बस हु लगा दूं एज इट इज, आर यू नोन हियर टू, दोनों सही। नहीं बाई मैंने वही तो बोला, मुरसली कमलेश पाल, मैंने यही तो बताया, हमेशा नहीं, हमेशा बाई लगे, वो को बाई वो में हमेशा नहीं बदला जाता है। हमें देखना है जो वर्ब है उसके साथ प्रेपो कौन सी आती है। कैसे पता चला, रिटर्न बाई होता है तो मुझे पता लगा इसके साथ तो मैं बाई प्रेपो लगाता हूं, हेल्प्ड बाई होता है इसके साथ मैं बाई प्रेपो लगाता हूं। तो मुझे ऐसे देखना होगा, रिटर्न बाई होता है हु रोट दिस लेटर, इसका वो हु इज चीटिंग देम, चीट बाई समवन होता है, तो मोस्टली बाई वाले होते हैं, तो मैंने नोन नहीं किया। इतना तो आप मेरे पक्के स्टूडेंट हो, अब तक समझ जाना चाहिए यार। वर्ड्स पे मत जाया करो, फीलिंग्स पे जाया करो, फीलिंग्स, यहां मेरी फीलिंग्स V3 लिखने की है, मैंने लिख दिया V1। पता है इसलिए, पता है मैं क्या बोलता हूँ, दुनिया में हर इंसान गलत हो सकता है, आपके माँ बाप गलत नहीं हो सकते, उनके डिसीजन गलत हो सकते हैं, वो गलत नहीं हो सकते। गलत इंसान वो है जिसकी इंटेंशन आपके प्रति गलत है। मैं बहुत ही फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ, बहुत डीप बात कर रहा हूँ, अगर आप इसे समझ पाए तो, किसी इंसान की मेरे प्रति अच्छी फीलिंग है, उसका मेरे प्रति डिसीजन गलत हो जाए तो वो इंसान गलत नहीं। और किसी इंसान की मेरे प्रति फीलिंग ही गलत है, वो मेरा बुरा ही चाह रहा है, वो इंसान गलत है मेरे लिए। जो इंसान मेरा बुरा चाह रहा है वो इंसान मेरे लिए गलत है, जो इंसान मेरा अच्छा चाहता है और उससे हो जाए गलती, वो मेरे लिए इंसान गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारे माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते। आपका कहीं अफेयर चल रहा है, आप कहीं शादी करना चाहते हो, आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन अपने माँ बाप लगते हैं, वहां भी आपके माँ बाप गलत नहीं है, क्योंकि उनका इंटेंशन ये है कि आप कहीं सुखी रहो, आपको कोई जॉब वाला लड़का मिले, आप सही घर में जाओ, और सामाजिक दायरे में आपको प्रॉपर इज्जत मिले, उन्हें प्रॉपर इज्जत मिले। जब हम उनकी जगह होंगे तब हमें ये चीज समझ आएगी। आप एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, माँ बाप बैंकिंग की तैयारी कराना चाह रहे हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, उनको पता, उनको लगता है कि भाई बैंकिंग में कम कंपटीशन है, बैंकिंग में लड़कियों को ज्यादा इज्जत है, तो उनकी इंटेंशन गलत नहीं है आपके प्रति। तो कभी ना जिंदगी में सबको गलत मान लेना, अपने माँ बाप को गलत मत मान, क्योंकि उनकी इंटेंशन गलत नहीं होती। दूसरा, आपका टीचर, इस दुनिया में आपको दो ही ऐसे शख्स मिलेंगे, आपका भाई इंटेंशन गलत हो सकती है, आपसे बेईमानी करना चाह सकता है, आपके दोस्त, अच्छे दोस्त तो मिलना ही बहुत गलत है, उनकी तो इंटेंशन मोस्टली गलत ही होती है। सब चीजें गलत हो सकती हैं, एक माँ बाप और एक टीचर। मेरी इंटेंशन आप लोगों को अच्छा पढ़ाने की, आपको सफल बनाने की है, हो सकता है मेरा कोई डिसीजन गलत हो जाए, इसलिए कभी किसी टीचर को भी गलत मत समझ, है ना। जैसे मैं यहाँ पर, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी इंटेंशन पे जाया करो, वर्ड्स पे मत जाया करो, फीलिंग्स पे जाया करो। फीलिंग क्या है, मेरी फीलिंग V3 लिखने की है, V1 लिख दिया तो समझ जाना आगे से, मैं ये बात मैंने इसलिए बताई। मेरे सच्चे स्टूडेंट्स मेरी फीलिंग्स पर जाएंगे, वो मेरे वर्ड्स पर नहीं जाएंगे, मैं लिख क्या रहा हूँ, मेरी फीलिंग इंटेंशन पर जाएंगे, मैं क्या लिखना चाह रहा था। ठीक है, हु रोट दिस लेटर, दो तरीके से, या तो बाई वूम, और रोट V2 है तो V2 में वॉज वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब, दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा और ये सिंगुलर है,
इसलिए मैंने वॉज लगाया। बाई वूम वॉज, देखो WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट आएगा ना दिस लेटर, रिटर्न। ठीक है, बाई वूम वॉज दिस लेटर रिटर्न, या फिर हु, बस कुछ नहीं करना, एज इट इज चिपकाओ, हु वॉज दिस लेटर रिटर्न, और बाई को यहां से यहां चिपका दो, बस। इजी है, कर लोगे, बताओ। अंडरस्टूड। हाँ बिल्कुल, हमें देखना है मेन वर्ब के साथ प्रेपो कौन सी आती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रेपो यूज करनी है। बिल्कुल। वो इज चीटिंग देम, वही है। अब यार मैं क्या बताऊं, तुम करना, HW है तुम्हारा, होमवर्क है ये। क्योंकि मैं भी एक एक चीज बार बार बता के बोर हो जाता, मैं भी इंसान हूं। ये वाला मैंने बता ही दिया, ये वाला मुझे बताओ, इस वाले को बताओ मुझे, आप इस वाले को कैसे सही करोगे। बिल्कुल, इस वाले को बताओ, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। हालांकि मैंने करा है, बस मैंने हेयर लगा दिया था वहां पे, सिर्फ हेयर लगा था। फिर भी मैं देखना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया, पूरा बनाओ फिर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। नोन बाई समवन नहीं होता, नोन टू समवन होता है, तो आप बोलोगे टू whom आर यू नोन, और या फिर हु लगा दूंगा, आर यू नोन टू। चलो, ये तो आपका हो गया। अब देखो, ऑपोजिट भी सेम एज इट इज ही है। अगर पैसिव वॉइस में बाई वूम है तो एक्टिव वॉइस में उसका हु हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर पैसिव वॉइस में बाई वूम है तो एक्टिव वॉइस में हु हो जाएगा। बाई वूम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V3, तो वो V2 ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। यही उल्टा है, बस एग्जैक्ट उल्टा है। बाई वूम वॉज दिस लेटर रिटर्न, तो हु रोट दिस लेटर हो गया। बाई वूम वॉज द वर्क कंप्लीटेड, तो आप बोलोगे जी बाई वूम को मैं बनाऊंगा हु वॉज द वर्क कंप्लीटेड, है तो कंप्लीटेड, कंप्लीटेड द वर्क। जस्ट ऑपोजिट है, कुछ नया नहीं करना, बिल्कुल ऑपोजिट है इसका ही। बाई वूम को मैं हु लिखता हूं, वॉज विंडो ब्रोकन, तो मैं ब्रोक लिख दूंगा, V2 लिखूंगा, हु ब्रोक द विंडो। बिल्कुल ऑपोजिट है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो, ये तो बाई वूम हो गया। कई बार वूम को भी मैं पैसिव वॉइस में, भाई वूम को भी मैं हु में बदलूंगा। वूम भी वू में बदला जाता है, अगर एक्टिव वॉइस में वूम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, तो पैसिव वॉइस बनेगा हु से, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा के सब्जेक्ट। जैसे कि क्वेश्चन है, वूम हैव यू इनवाइटेड, तुम्हें किसने इनवाइट किया है, तो मैं बोलूंगा हु हैव बीन इनवाइटेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा किससे इनवाइट किया गया है। whom हैव यू इनवाइटेड, तुमने किसे इनवाइट किया है, और तुम्हारे द्वारा किसे इनवाइट किया गया है। ठीक है, देखो, whom were they teaching, whom were they teaching, वो किसे पढ़ा रहे थे, तो मैं बोलूंगा who, वही रहा, were they teaching, whom
वो, एक मिनट रुको, वो वर बीइंग टॉट बाय देम। एक मिनट अभी बताता हूँ, एक मिनट अभी बताता हूँ क्या किया मैंने। whom की जगह वो किया। अब मैंने देखा वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी एक्टिव वॉइस है, मुझे बनाना है पैसिव वॉइस, तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या पता, आईएनजी को बी आईएनजी में ले जाता हूं बीइंग डॉट और बाई लगा के मैंने सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट। तो वोम को मैं हु में बदल देता हूं, बाकी रूल एज इट इज जो पहले चलते आ रहे हैं। ठीक है इसका एक आध एग्जाम्पल और है, मैं देखता हूं। हाँ देखो, whom डिड यू लुक एट, तुम किसकी तरफ देख रहे हो, तो मैं whom को करूंगा हु। फिर डिड यू लुक एट, तो डिड वाला सेंटेंस किस में जाता है, वॉज वर में। वो वर लुक्ड एट, और बाई लगा के मैं यू सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दूंगा यू। हु वर लुक्ड एट बाई यू, तुम्हारे द्वारा किसे देखा जा रहा था। whom को मैं who में बदलता हूं और जो सब्जेक्ट है उसे बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगा देता हूं। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये हु मेरा सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बाई लगा के ऑब्जेक्ट है। जैसे हु वॉज स्वाति टॉकिंग टू, स्वाति किससे बात कर रही थी, तो मैं लिखूंगा हु वॉज स्वाति टॉकिंग, तो वॉज वर्ब के बाद आईएनजी है, देखो सब्जेक्ट बन गया। अब मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वॉज आईएनजी बीई आईएनजी में ले जाऊंगा, बीइंग टॉक्ड टू। मेन वर्ब के बाद अगर कोई प्रेपो आई है, मैं उस प्रेपो को नहीं भूलूंगा। तो हु वॉज बीइंग टॉक्ड टू, और फिर मैं लगाऊंगा बाई, और फिर मैं लिखूंगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के स्वाति। बताओ, अंडरस्टूड। आपने छोटी सी गलती यही कर दी कि आपने टॉक्ड के साथ टू को ड्रॉप कर दिया। अगर मेन वर्ब के बाद कोई प्रेपो आई है, आपको प्रेपो पैसिव वॉइस में नहीं छोड़नी है। यहां से क्वेश्चन आए हैं, चलो मैं फिर से समझाता हूँ, ये वाले रूल मैं फिर से लिख के समझाता हूँ। बोला सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, भाई मैं कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी ना आऊंगा आपको। चलो मैं यहां भी फिर से लिख के समझा। हमें करना क्या है, अगर कोई सेंटेंस वोम से शुरू हुआ है, पहले देखो वो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। आप बोलोगे जी वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस है कि नहीं है, आप बोलो हाँ जी एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं वूम को वू में बदलता हूं, तो मैंने करा हूं। अब आपको इतना मान लेना ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी है, तो मैंने बोला जब भी मेन वर्ब में आईएनजी हो तो वही हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी। बस आपको क्या करना है, बस आपको आईएनजी को बीई आईएनजी में शिफ्ट करना है। तो वो वॉज बीइंग टॉट, भाई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीइंग और V3, यही तो हम करते आ रहे थे, हर जगह हम यही तो करते आ रहे थे। और फिर मैंने बाई लगा के जो सब्जेक्ट था उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, दे का मैंने देम कर दिया। अब यहां वर भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है। कैसे, अगर एक इंसान को पढ़ा रहे थे, यहां क्लियर तो नहीं हो रहा, मैं बोल रहा है भाई तुम किसे पढ़ा रहे थे, अगर एक की बात है वो ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो वॉज आएगा, और अगर एक से ज्यादा की बात है तो वर आ जाएगा, वर आ जाएगा। भाई तुम किसे पढ़ा रहे थे, हो सकता है तुम एक बच्चे को पढ़ा रहे हो। अब ये पूछा जाए तुम किसे पढ़ा रहे थे, कौन सी क्लास को पढ़ा रहे थे, है ना, क्यों होगा वर। हु सब्जेक्ट है, क्लियर ही नहीं हो रहा हु सिंगुलर है प्लूरल, तो वॉज भी आ सकता है, ऐसा नहीं है वर ही आएगा। तो मैं ऑब्लिक में लगा देता हूं वर भी,
बस, मतलब कुएं के मेंढक मत बनो, थोड़ा सा वाइड एरिया में सोचो कि भाई वॉज भी आ सकता है, वर भी आ सकता है। भाई यहां बोला जा रहा है वूम वर दे टीचिंग, वो किसे पढ़ा रहे थे या उनके द्वारा किसे पढ़ाया जा रहा था, तो वो किसे जो है एक व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, नहीं वो प्लूरल भी हो सकता है। मैंने बोला हु, डिड के बाद वी वन, आप सबको पता चला सर जी एक्टिव वॉइस है। अगर मुझे पैसिव वॉइस बनानी है तो मैं whom को बदलूंगा हु में। मुझे सब्जेक्ट मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वही हेल्पिंग वर्ब एज इट इज उतार देनी है। आपको पता है डिड वाला वॉज वर्ब में जाता है, तो whom डिड यू लुक एट, तो हु वॉज लुक्ड, वॉज वर्ब के बाद वी थ्री, एट बाय यू। अगर एक व्यक्ति है तो वॉज एक से ज्यादा है तो वर्ब भी आ सकता है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो, यही मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं इसे सब्जेक्ट बना देता हूं। वूम वॉज स्वाति टॉकिंग टू, तो आप बोलोगे जी वूम को तो मैं वो बनाऊंगा। अब वॉज के बाद मेन वर्ब में आईएनजी सेंटेंस, इसका मतलब एक्टिव वॉइस था। और पैसिव वॉइस में बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, सब्जेक्ट मुझे मिल गया हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज बीइंग आईएनजी को बी आईएनजी में ले जाऊंगा, और वॉज वर्ब के बाद वी थ्री लगाऊंगा, टॉक्ड, टू को टू लगाऊंगा, इट लगाऊंगा, और बाई बाती। अब आप बोलो सर जी वर क्यों नहीं आ सकता, अगर स्वाति एक से ज्यादा से बात करी आजकल के जमाने की है तो भाई फिर वर भी आ जाएगा, है ना, वर भी आ जाएगा। अंडरस्टूड, ओके। अब मैंने ये 2 बार समझा दिया आपको, उम्मीद है समझ गए होंगे। बाकी डब्ल्यूएच फैमिली वाले जो हैं वो एज इट इज वन से, उनसे कोई फर्क होता नहीं है। बाकी जो डब्ल्यूएच फैमिली वाले होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं होता है, हु और वूम ही बदले जाते हैं। हु को बाय वूम में बदलते हैं और वूम को वू में बदलते हैं, बाकी सब में कोई अंतर नहीं आता है। कैसे, अगर कोई सेंटेंस व्हाट हाउ इन सब से शुरू हुआ तो वो एज इट इज उनसे ही शुरू होगा। वाई वाला डिड वाला सेंटेंस है, मतलब कि वी टू वाला सेंटेंस है, वॉज वर से बनेगा, वॉज वर से बनेगा। अब देखो इसमें विल कहां से आया, इसमें हेड कहां से आया, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। अब पहले डब्ल्यू एच वर्ड है तो फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है, ये सी है, ऑप्शन ए भी गलत हो जाए। अंडरस्टूड मेरे भाई, वो ऑप्शन में आपको एक मिलेगा, वो ऑप्शन में आपको एक मिलेगा, ऑप्शन से पता चल जाएगा। मैंने वही बोला, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आप इतने सारे रूल है, इतनी सारी चीजें हैं, ऑप्शन में क्या क्या दी हुई हैं, ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बाकी एज इट इज सेम बनते हैं। ठीक है ना, बाकी डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेम बनते हैं। वो अम्यूज्ड यू, तो अम्यूज्ड वाला जो है ये वी टू वाला सेंटेंस है, वी टू से बनेगा, तो व्हाट अम्यूज्ड यू, नहीं, बाय व्हाट आर, आप बोलोगे जी देखो हैव नहीं हो सकता, इतना तो आप लॉजिक लगाओगे। वी टू वाला सेंटेंस वॉज वर्ड से बनेगा तो आर नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, एकमात्र ऑप्शन है। अब आप बोलोगे सर जी ये यहाँ बाई क्यों आया, क्या मैंने वट का बट वाई किया है, नहीं, मैंने बाई का नहीं किया, वट को बाई वट नहीं लगाया है। जो अम्यूज्ड है ना, ये पैसिव वॉइस में अपने साथ एट प्रेपो लेता ही लेता है, अम्यूज्ड अपने साथ में एट प्रेपो लेता है। ये रूल आप आगे पढ़ोगे, आज ही क्लास में पढ़ाऊंगा वरना कल पढ़ाऊंगा, कि कुछ वर्ड्स हैं जो एक्टिव वॉइस में प्रेपो ले ना ले, पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन लेते हैं अपने साथ, ये वो बाई प्रेपो नहीं लेते हैं, और प्रेपो अपने साथ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, वेयर से शुरू तो वेयर से ही शुरू होगा,
आपको बाकी का लॉजिक देखने हैं। वॉज वर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो वॉज वर ही रहेगा। हैज कहां से आया, विल कहां से आया, तो ये ठीक है, ये ठीक है। और आपको पता है बीई आईएनजी आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी है तो बीई आईएनजी आएगा, इसमें नहीं है, इसलिए ये गलत और ऑप्शन डी सही हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है। अंडरस्टूड मेरे भाई? क्लियर है? बताओ, आगे बढ़ूं? और क्वेश्चन देख लीजिए, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। व्हाट अम्यूज्ड यू बिल्कुल ठीक है, क्यों सही नहीं है? वाई से शुरू हुआ तो वाई से ही शुरू होगा। अब इजएमआर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, मतलब इजएमआर तो आएगा ही आएगा, इजएमआर तो आएगा ही आएगा। यहां पर आर है, यहां पर इज है, यहां पर आर है, यहां पर इज है। डब्ल्यूएच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट नहीं आता है, तो ये वाले दोनों गलत हो गए। अब या तो ये ठीक है या ये ठीक है। अ ह्यू एंड क्राई, अब ह्यू एंड क्राई शोर शराबा अनकाउंटेबल है, उसके साथ आर नहीं आता है, इज आता है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑप्शन बी सही है। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा, ये सब चीजें। और जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े, मतलब जहां पेयर आ जाए, ह्यू एंड क्राई पेयर में चलने वाली चीजें हैं। पेयर हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, बेशक एंड से जुड़ा हो। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया हुआ है। और क्वेश्चन से ले लीजिए। वाई से शुरू हुआ तो वाई वाला वाई से ही शुरू होगा। अब सबसे पहले लॉजिक देख लो, डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें तो सब्जेक्ट आ गया, ये तो गलत हो गया। डिड वाला सेंटेंस वॉट वॉज वर्ड से बनता है, इसमें भी वॉज है, इसमें भी वॉज है, इसमें भी वॉज है। अब वाई डिड योर फादर, तो यहां सब्जेक्ट है। वाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू, तो वाई वॉज योर फादर रिफ्यूज्ड, नहीं, तो सब्जेक्ट योर फादर तो हो ही नहीं सकता। वाई वॉज द मनी रिफ्यूज टू बी गिवन, टू बी गिवन, टू गिव को टू बी गिवन, ऑप्शन सी ठीक है। अब यह थोड़ा सा मिश्रण आ गया किसका, इन्फिनेटिव का। टू प्लस वी वन को टू प्लस बी प्लस वी थ्री में बदला जाता है, ये इन्फिनेटिव होता है, उसका रूल आ गया। और इन्फिनेटिव 5 तरीके से बनते हैं, मैं आगे उन्हें पढ़ाने वाला हूं, है ना। कई बार ऐसी चीजें होती हैं, देखो, तो डब्ल्यूएच वाला रूल भी लगा, डब्ल्यूएच वाला रूल भी लगा, और इन्फिनेटिव वाला भी आ गया, तो इन्फिनेटिव वाला मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। 5 तरीके से इन्फिनेटिव से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। और एडिक्विटी ने बहुत सारे पूछे हैं, पांचों टाइप में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है, टू बी गिवन क्यों हुआ, तो ये आगे हो जाएगा जब मैं आपको इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा। क्लियर है? डब्ल्यूएच वाला वर्ड डब्ल्यूएच वर्ड से ही शुरू होगा। अब डू डज वाला सेंटेंस इज एम आर से जाता है, हैज कहां से आया, वॉज कहां से आया, पहले सब्जेक्ट कहां से आया, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, ऑप्शन सी सही हो गया। अंडरस्टूड? इतना इनफ है डब्ल्यूएच वर्ड समझने के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बदले जाते हैं मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया एसर्टिव सेंटेंस कैसे बदले जाते हैं, जो मैंने कल की क्लास में बताया। अब मैं आ जाता हूं इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर। इस पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर मैं आ जाता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पता ही है, ये ऑर्डर देते हैं, ये रिक्वेस्ट को दिखाते हैं। ये किस किस को दिखाते हैं? इनके अंदर आता है ऑर्डर, इनके अंदर आता है रिक्वेस्ट, इनके अंदर आता है सजेशन, इनके अंदर एडवाइस में ही आ गया सजेशन भी। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सब हो जाएगा, ठीक है। लेट वाले भी बताएंगे, सब बताएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, विद ऑब्जेक्ट,
विदाउट ऑब्जेक्ट और मॉरल सजेशन। विदाउट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हिडन होता है, और सारे V1 से शुरू होने वाले सभी सेंटेंस कैसे होते हैं? ऑल सेंटेंसेस दैट स्टार्ट विद V1 आर इम्पेरेटिव। ऐसे सभी सेंटेंस जो V1 से शुरू होते हैं इम्पेरेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद ऑब्जेक्ट की। विद ऑब्जेक्ट को मैं दो तरीके से बना सकता हूं, दो तरीके से। एक तो लेट से बना सकता हूं और एक यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड। लेकिन हमेशा दो तरीके से नहीं बनेंगी। मुझे देखना होगा कि क्या ऑर्डर सजेशन है या नहीं है। ठीक है, ये मुझे देखना होगा। ठीक है, चलो। जैसे क्वेश्चन है शट द डोर। शट V1 से शुरू हुआ, द वर्ब के बाद एक नाउन आई, इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब समझो, V1 से शुरू हुआ इंपेरेटिव है और उसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वाला इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव है और ऑब्जेक्ट वाला है। इस तरीके से बनाऊंगा, दो तरीके से बनाऊंगा। अब ये देखो, मैं आपको स्पेशल बोल रहा हूं, मैंने आपको कभी भी रटने के लिए नहीं बोला है, लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको इनके एग्जाम्पल याद कर लेने चाहिए। शट द डोर मेरे साथ 11 बार बोलो। लेट द डोर बी शट। शट द डोर, 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 लेट द डोर बी शट। मैं रूल याद करने से बेटर प्रेफर करता हूं कि मैं उसका एक एग्जाम्पल याद कर लूं। ठीक है, तो लेट ऑब्जेक्ट बी V3। शट की तीनों फॉर्म सेम होती है। शट ही V1 है, शट ही V2 है और शट ही V3 है। शटड मत कर देना। लेट लेट लेट, पुट पुट पुट, कट कट कट, शट शट शट, इनकी सारी फॉर्म सेम होती हैं। ठीक है, चलो। और दूसरा, इसे मुझे पता है चल रहा है, दरवाजा बंद करो, ये ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर दिया जा रहा है, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। क्या हमेशा हम इस तरीके से बना सकते हैं? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबिडन, इस तरीके से। फॉरबिडन वाले को बनाते हैं डोंट वाले को। डोंट वाला या तो फॉरबिडन से बना है या लेट नॉट से बनता है। अभी और एग्जाम्पल है, मैं आपके सामने रखता हूं। मैं यहां पर नहीं है तो मैं अपनी तरफ से बना देता हूं। मैंने बोला ओपन योर नोटबुक। ओपन योर बुक। ओपन योर बुक, मैंने ये बोल दिया। ओपन योर बुक, ओपन योर बुक। तो मैं बोलूंगा ओपन योर बुक को लेट द बुक बी ओपन। एक तो ये बनेगा, और दूसरा बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द बुक। यू से इसलिए बनता है, आपने कोई बात बोली तो वो हिडन यू ही है। भाई कोई बात बोली, दरवाजा बंद करो, तो तुमसे ही तो बोली है। पानी लेके आओ, तुमसे ही बोला है। बुक खोलो, तुमसे ही बोला है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट हिडन होता है। यू हिडन होता है। ये जो यू सब्जेक्ट है ये हिडन होता है।
ओ योर है ना, मैंने दा लिख दिया, योर कर लेना। लेट योर बुक बी ओपन। ठीक है। यू हिडन है ना इसमें, आप बोल के देखो, आप ना कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, पानी पी लो, किससे बोलोगे? तुमसे ही तो बोलोगे, तुम जिससे बोलोगे वो तुम्हारे लिए तुम है। आप मेरे से बोलो तो मैं तुम्हारे लिए तुम नहीं हूं। मैं आपसे बोलूं तुम पानी, मैं बोलूं पानी पी लो, किससे बोला है? तुमसे बोला है। किताब खोलो, किससे बोला है? तुमसे बोला है। तो इसमें यू हिडन होता है सब्जेक्ट। अब मैं बात करता हूं विदाउट ऑब्जेक्ट की। विदाउट ऑब्जेक्ट वाला सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्ड से बनता है। किस किस से? ऑर्डर्ड से, रिक्वेस्ट से, फॉरबिडन से, ईटीसी से। विदाउट ऑब्जेक्ट वाला इसी से बनता है, किसी और से नहीं बनता है। कैसे कि मैंने बोला गो अवे, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? गो सब्जेक्ट है, अवे एडवर्ब है। दूर चले जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ यहां से, गो अवे। तो यहां साफ साफ ऑर्डर दिया गया। अब वो मेरे को सेंस से समझना है। ऑर्डर दी है, रिक्वेस्ट की है, सजेशन किया है, क्या किया है? स्विच ऑन द रेडियो, लेट द रेडियो बी स्विच ऑन। ठीक है। तो यू आर ऑर्डर टू गो अवे, ये इसी से बनता है। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, ईटीसी से। जो विदाउट ऑब्जेक्ट वाले हैं वो इसी से बनते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे जी स्विच ऑन द रेडियो, जैसे ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई ने। स्विच ऑन द रेडियो, ये आप मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट वाला है विदाउट ऑब्जेक्ट वाला है? बताओ। ऑब्जेक्ट वाला है विदाउट ऑब्जेक्ट वाला है? आप बोलोगे सर जी विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट वाला है। यहां स्विच ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। जब वर्ब में प्रेपो लगाने से उसका मीनिंग बदल जाए, उसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो ये मिलके एक वर्ब है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो स्विच का मतलब तो बदलना होता है, स्विच ऑन का मतलब बदलना तो नहीं है। स्विच ऑन का मतलब है ऑन करना, है ना? स्विच ऑफ द टीवी, अब टीवी को बदल थोड़ी ना रहे हो। स्विच ऑफ का मतलब है बंद करना, स्विच ऑन का मतलब है चालू करना, चालू करना। तो स्विच का मीनिंग तो चेंज करना होता है, लेकिन स्विच ऑन का मीनिंग स्टार्ट करना है। तो जहां वर्ब में प्रेपो लगने से उसका मीनिंग बदल जाए, उन्हें फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। वो मिलके वर्ब का काम करती है। ठीक है। तो स्विच ऑन द रेडियो, तो इसको बनाएंगे द रेडियो। लेट द रेडियो बी स्विच ऑन, लेट से बनाएंगे ना, लेट द रेडियो बी स्विच। ठीक है। ओके। अब मैं जैसे ये क्वेश्चन है, मार्च फॉरवर्ड, तो आपको ये ऑर्डर दिया गया है ना, यू आगे बढ़ो, तो ये ऑर्डर है ना, किसी ने भी दिया है तो ऑर्डर। यू आर ऑर्डर्ड टू मार्च फॉरवर्ड। भाई आपको राइटिंग तो समझ में आ जाती है ना मेरी? मैं कोशिश तो करता हूं मैं कंप्लीटली कर्सिव ना लिखूं, लेकिन मेरी राइटिंग ऐसी है, आधी कर्सिव है ना, तो कंप्लीट कर्सिव है ना। शट अप, यू आर ऑर्डर टू शट अप, है ना? प्लीज वेट, यहां क्या रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्ट की गई है, ये वाला रिक्वेस्ट बता रहा है। रुको, किससे बोलोगे आप? तुमसे ही तो बोलोगे। जिसने इसने जिससे बोला, किसी यू से बोला है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट।
You are requested to wait. Understood? रेडियो चालू कर दो, इसमें कहीं रिक्वेस्ट आपको दिखी? रिक्वेस्ट का पता लगता है प्लीज से या काइंडली से। मैं लिख देता हूं यहां पर, आपको वरना कंफ्यूजन होगा। तो मैं जहां पर ये आ रहा है, तो रिक्वेस्ट जो पता लगता है वो या तो पता चलता है प्लीज से या काइंडली से। इन दो, अगर ये दो वर्ड आते हैं तो आप समझ जाना कि वहां पर जो है क्या है, रिक्वेस्ट की गई है। अब आते हैं मॉरल सजेशन। मॉरल मतलब नैतिक, सजेशन मतलब सलाह। नैतिक सलाह वाले ये होते तो ऑब्जेक्ट वाले हैं, लेकिन इन्हें आप लेट से नहीं बना सकते। मॉरल सजेशन है, नैतिक सलाह है, नैतिक सलाह वाले आप लेट से नहीं बना सकते, इन्हें हम शुड से बनाते हैं। ऑब्जेक्ट शुड बी थ्री। मैं हर बैच में यही एग्जांपल देता हूं, यही याद कराता हूं, यही देता हूं। डू इट, यू आर ऑर्डर टू डू इट। ये करो, ऑर्डर दिया जा रहा है, करो ये। डू इट नाउ, यू आर ऑर्डर टू डू इट नाउ, अभी करो इसे, ऑर्डर है। हेल्प द पुअर, मैं कैसे बनाता हूं? मॉरल सजेशन है, गरीबों की मदद करो, मॉरल सजेशन है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव उठा लेंगे, द पुअर, फिर शुड बी और वी थ्री। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। 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 या तो नोट्स बनाओ या मेरी बुक में ये सब है, या तो अपने नोट्स बनाओ या आपके पास बुक होनी चाहिए। चॉइस इज योर्स, मर्जी आप लोगों की है। ठीक है। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो यहां से आपको पता चल गया कि भाई ये मॉरल सजेशन दे रहा है। V1 से शुरू होके मॉरल सजेशन दे तो शुड बी से बनेगा। V1 से शुरू हो, इंपैरेटिव है, मॉरल सजेशन दे तो किससे बनेगा? आपका शुड से बनेगा। चलो, क्वेश्चन है, रेस्पेक्ट द टीचर। रेस्पेक्ट V1 है और द टीचर मॉरल सजेशन है। मॉरल सजेशन है मेरे भाई, आप किससे बात करोगे? सबसे पहले द टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड। बताओ मेरे भाई। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास की चीजों को साफ रखो। अपने आसपास की चीजों को साफ रखो। अब अपने आसपास की चीजों को साफ रखना, ये तो एक मॉरल सजेशन है। तो आप बोलोगे कीप योर सराउंडिंग क्लीन, तो मैं बोलूंगा कीप योर सराउंडिंग, मेरा सब्जेक्ट है, योर सराउंडिंग शुड बी केप्ट क्लीन। योर सराउंडिंग शुड बी केप्ट क्लीन। बताओ। सजेशन के लिए शुड मॉडल का इस्तेमाल होता है, इसलिए आप सलाह दे रहे हो भाई, गरीबों की मदद होनी चाहिए, चाहिए वाला सेंस में शुड का ही तो यूज करते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। योर सराउंडिंग शुड बी केप्ट क्लीन। क्लीन तो एडवर्ब है, कीप V1 है और क्लीन एडवर्ब है। कीप क्लीन तो शुड बी केप्ट क्लीन हो जाएगा। ठीक है, चलो, अंडरस्टूड। ये आप समझ गए, अब समझ गए हो ये वाले?
बताओ भाई, क्लियर है? ये सब चीजें क्लियर है? आगे बढ़ूं? सेव द वाटर, लव योर मदरलैंड, इनके आप मुझे बताएंगे आंसर, इनके आंसर आप मुझे बताएंगे। बताओ। बहुत बढ़िया। भाई पानी बचाओ, मॉरल सजेशन, आप बोलोगे द वाटर शुड बी सेव्ड। अब देखो, है ये पैसिव वॉइस ही, मॉडल बी V3 पैसिव वॉइस को दिखाता है। लव योर मदरलैंड, योर मदरलैंड शुड बी लव्ड। अपनी जो मातृभूमि उससे प्यार करो, मॉरल सजेशन है। अंडरस्टूड? इजी है। मैं अब तीनों टाइप आपको बता दूं। मैंने यहाँ पर आपको ये इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ाए। जो विद ऑब्जेक्ट है वो या तो बनते हैं लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 से, या फिर बनते हैं यू आर प्लस हमारी जो कौन सी वर्ब हैं, जो कुछ इंपेरेटिव वर्ब होती हैं, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, इन सब से बनते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट सीधा सीधा बनते हैं यू आर ऑर्डर्ड, या फिर बनेगा रिक्वेस्टेड से या फॉरबिडन से, ETC से। और मॉरल सजेशन वाले बनते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 से। ठीक है? जो ऑब्जेक्ट है, भाई अगर वर्ब से शुरू हो रहा है तो बाद में वर्ब के बाद वाली नाउन ऑब्जेक्ट ही है। अब मैं देख लेता हूँ, क्लीन एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हो सकते हैं, हो सकता है मैं अभी देख लेता हूँ। हम भी इंसान ही है, टीचर है, हो सकता है यहां गलत बताया या हो सकता है पहले गलत बता दिया हो। कीप क्लीन बोलेंगे तो एडवर्ब बनना चाहिए। बताओ। ओके, चलो। अब मैं देख लेता हूं डोंट वाले हम कैसे बदलते हैं। डोंट वालों को मैं लेट नॉट से बदलता हूं। डोंट से शुरू होने वाले, जो डोंट से शुरू हो, कभी डज नॉट से शुरू नहीं हो सकता। और ये याद रखना है, डोंट वाला जो है ना वो फुल स्टॉप वाला होना चाहिए, एफर्मेटिव। इंटरोगेटिव में भी डोंट हो सकता है पहले, डोंट यू नो हिम, इंटरोगेटिव है ये। अगर मैं बोलूं डू, देखो मैं समझा रहा हूं आपको, पहले मैंने बोला, बात को समझना, डोंट लाई, डोंट मेक आ नॉइज, डोंट चीट एनीवन। ये सब इंपेरेटिव है। ये इंपेरेटिव है, कैसे पता चला? क्योंकि इन सब के बाद क्या है, इन सब के बाद आपने देखा फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ये सारे के सारे इंपेरेटिव है।
अगर मैं यहां पर लिख दूं डू यू नॉट नो हिम, ये इंटेरोगेटिव है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डोंट यू नो हिम। देखो, या तो नॉट को मेन वर्ब से पहले लगा सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपका के लगा सकते हैं, दोनों ठीक है, दोनों सही है। तो आपको याद रखना चाहिए हमेशा डोंट वाला इंपेरेटिव नहीं होता है, आपको देखना है कहीं ऐसा तो ना हुआ इंटेरोगेटिव है, तो ये वाला डोंट इंटेरोगेटिव है। पहचानना बहुत आसान है, अगर डोंट के बाद कोई नाउन या कोई प्रेपो आए, प्रोनाउन आए, तो वो इंटेरोगेटिव है। अगर डोंट के बाद तुरंत एक वर्ब आती है तो वो इंपेरेटिव है। ठीक है, हाँ। वो बनाने के अलग तरीके, डोंट वाले को हम कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, इसको मैंने बना दिया, मैं लेट से बता रहा हूं पहले आपको, लेट द डोर नॉट बी ओपन। डोंट को मैंने लेट में बदला, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लिया, फिर नॉट लगाया, फिर बी लगाया, फिर V3 लगाया। डोंट मेक अ नॉइज, तो सबसे पहले मैंने लेटर लिखा, फिर मेरा जो नॉइज है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, लेट नॉइज नॉट बी मेड। ठीक है, और इसको फॉरबिडन से भी बना सकते हैं, हाँ, यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज बिल्कुल बना सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। वो हमको देखना है ऑप्शन में क्या है। बिल्कुल बना सकते हैं इसे, मैं लिख देता हूं वरना आप फिर कंफ्यूज हो गए। यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, यू आर फॉरबिडन टू ओपन द डोर बन सकता है, नहीं, दरवाजा मत खोलो ये कोई मॉरल सजेशन, ये नैतिक सलाह नहीं है, दरवाजा मत खोलो। यहां हम कहां से नैतिकता है, दरवाजा मत खोलो कौन सी नैतिकता है, तो ये सुड से नहीं बनेंगे, द डोर शुड नॉट बी ओपन, सुड से नहीं बनेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये सब आप बना लोगे, इन सबको आप बना लोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कल हमारा ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म हो जाए। तो ये सब मैंने आपको भी बता दिया, तो आप इन्हें बना ही सकते हो, बहुत मुश्किल तो नहीं है। क्योंकि मैं आपको अब वो, क्योंकि ये एसएससी ने सिर्फ एक बार पूछा था, ये वाला जो क्वेश्चन है एसएससी ने सिर्फ 2 बार पूछे थे, 2 बार। हाँ, यू आर, फिर यू आर ऑर्डर नॉट टू ओपन द डोर करोगे आप, तो वो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन कैसे है, पहले तो आपको उसका समझना है सेंस क्या है, ऑर्डर है क्या है। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर है, तो फिर ऑर्डर क्यों बनाओगे, फॉरबिडन ऑर्डर में ही तो आ जाता है, तुमसे मना किया गया है। ठीक है, ओके, लेट से भी बना सकते हैं और फॉरबिडन से भी बना सकते हैं। हाँ। अब है कुछ हमारी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ एडजेक्टिव लेती हैं, ये आपका वर्ब एडवांस में भी आप इसे पढ़ने वाले हो, ये मैंने आपको याद हो तो एडवर्ब में भी पढ़ाया है, जो हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई वर्ब होती हैं, जो हमारी सेंसरी वर्ब्स होती हैं, जो हमारी पोजेशन दिखाने वाली वर्ब्स होती है, वो अपने साथ एडवर्ब नहीं लेती हैं, एडजेक्टिव लेती हैं। एसएससी में कौन सी हिंदी आती है यार, देखो ये मुझे बड़ा इलॉजिकल लगा तुम्हारा, हमने, आप हमारा वो बैच जाके देखो, जब हमने बैच लॉन्च किया तो हमने बोला है एसएससी के एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, इन सब के लिए हमने ये बैच निकाला, इन सब में कहाँ से इंग्लिश हिंदी आ गई, मतलब दुख इस बात का होता है हम अपना वादा पूरी तरह करें और स्टूडेंट हमारे वादे करने के बावजूद हमें ब्लेम करें, हमें ब्लेम करें। ये वो वाली बात हो रही है कि
पाकिस्तानी सीज फायर करो और पाकिस्तानी फिर रोना रोए। आप ही हमको ब्लेम लगा रहे हो और हम ही बुरा बोल रहे हो। ब्लेम भी आप करो और बुरा भी हमें बोलो। अगर एक बार कहीं भी ये बोला हो कि भाई आपको हिंदी दे दी जाएगी, तो फिर हिंदी दी जाएगी। अंकित सर के शब्द पत्थर की लकीर है, पत्थर पे खींची हुई लकीर। अगर उन्होंने एक बार बोला हो हिंदी मिलेगी, एक भी अगर ऐसे एग्जाम का नाम लिखा हो जिसमें हिंदी आती है, तो हिंदी देंगे फिर वो। अब बेकार में क्यों ऐसी बातें करते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। चलो, जितनी भी मेरी वर्ब्स होती हैं जो किसको दिखाती हैं, हमारे इंद्रियों से संबंधित होती हैं। हाँ बिल्कुल भाई, फ्रेजल वर्ब, हाँ जी। और वोकैब, जब अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज, मैंने जो हमारा पिछला नायक बैच हुआ उसमें यूट्यूब पर कराई हुई है, आप वहां से कर लो, आपको फायदा होगा। मैं यहाँ कराऊंगा, मैं ये नहीं बोल रहा मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ कराऊंगा। ठीक है, तो जीडी अंकित सर ने वहां लिखा, और आप जीडी की तैयारी इस बैच से करोगे? पागल हो, महामूर्ख हो आप, महामूर्ख। आपने जीडी का लेवल देखा है? आप 4 गुना लेवल पढ़ रहे हो। अगर आपका टारगेट सिर्फ जीडी है, आपको इस बैच से नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए इस बैच से। आपका ये है कि मुझे तैयारी सीजीएल की करनी है, जीडी भी देना है, तो फिर आप जीडी की क्यों सोच रहे हो? सीजीएल की तैयारी करो, जीडी तो निकला हुआ रखा है आपका। देखो हमेशा ये होता है, तैयारी बड़े एग्जाम की करो, छोटे एग्जाम तो ऐसे मानो निकले हुए रखे हैं। अगर आपने बड़े एग्जाम की तैयारी कर ली, आप मान के चलो आप सीजीएल की मेन कट ऑफ से बाहर हुआ, आपने प्री क्लियर किया, आपने मेंस में फाइट करी, अगर आपने इतना कर लिया, सीजीएल निकले ना निकले, आपके बाकी के सारे एग्जाम निकल जाएंगे। बाकी के नहीं, एमटीएस टारगेट करना सही है, लेकिन अगर एमटीएस टारगेट है तो फिर मैथ्स मत पढ़ना। इंग्लिश इतने लेवल की एमटीएस में पढ़नी पड़ेगी, जीएस इसी लेवल की पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग का कोई लेवल नहीं होता है। तो आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल सही बैच है, लेकिन फिर आपको मैथ से साइड हो जाना है अगर आपका टारगेट एमटीएस है तो। अब इतने तो सेल्फ डिसीजन आपको लेने होंगे। इनको हम कैसे बनाते हैं? जब भी कोई वर्ब जिसके बाद कोई एडजेक्टिव आया हो, ये इसकी पहचान है। जब भी हम इन्हें बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं, जैसे मैंगो सब्जेक्ट है, टेस्ट इज V5 है, V1 में से ये स्वीट एडजेक्टिव है। टेस्ट हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई वर्ब है, ये अपने बाद एडजेक्टिव लेती है। जब भी मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं बनाऊंगा मैंगो, अगर V1 वाला है तो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। अगर यहां मैंगो टेस्टेड V2 वाला होता तो मैं इज की जगह हर जगह वॉज का यूज कर देता। जहां जहां इज आया है वहां वहां वॉज यूज कर दूंगा, इतना सा अंतर है। मैंगो वॉज स्वीट व्हेन इट वॉज टेस्टेड। एक चीज को हमेशा याद रखना, आपको एसएससी की तैयारी करनी, एग्जाम सारे देने, ये है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी। आपका टारगेट जीडी है, पढ़ सीजीएल बैच से रहो, तो ये है फुलिशनेस, मूर्खता, ये मूर्खता है। क्योंकि आप सीजीएल बैच से जीडी की तैयारी करोगे, आपने 4 गुना लेवल पढ़ लिया, उससे आप सिर्फ कंफ्यूज हुए हो। आपने जब इजी रास्ते से आप निकल सकते तो आपने तो कठिन रास्ता क्यों चुना है? बता, है ना? ये बात आप याद रखना। मैं ये नहीं बोल रहा जीडी के एग्जाम इस वैसे मत दो, मेरी बात फिर से समझो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं अपनी बताऊं, मेरा CHSL, MTS, CPO, CGL, ASM और यूपी टीचर, दिल्ली टीचर, ये सारे एग्जाम, DSSB और सुपर टेट, ये सारे एग्जाम निकले। DSSB की मुझे फुल फॉर्म नहीं पता थी। यूपी जो सुपर टेट होता है उसमें हिंदी आती है, मुझे बहुत अच्छी नहीं आती। पेडागोजी की मुझे स्पेलिंग भी ढंग से नहीं पता थी। मतलब
कुछ नहीं पता था। मैंने सिर्फ सीजीएल की तैयारी करी थी, और सीजीएल में स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, कुछ लक बोल दो, कुछ क्या बोल दो। पहले बार पेपर देने बैठा, गलत सीट पे बैठ गया, पेपर ही चेक नहीं हुआ। दूसरी बार पेपर देने बैठा तो जो फेवरेट सब्जेक्ट था थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गया, और जो मेरा डिस्क्रिप्टिव था उसमें मुझे नंबर मिले 40 नंबर मिले थे 100 में से, डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग में। उस वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था पहली 2 बार में। लेकिन मैं पहली बार में ही मेंस के लिए फाइट कर गया था। बाकी एग्जाम मैंने सिर्फ दिए हैं, मैंने सिर्फ दिए थे बाकी एग्जाम। बाकी एग्जाम अपने आप निकले हैं। मैंने तैयारी नहीं करी थी रेलवे एएसएम की, मैंने नहीं करी थी तैयारी। मैंने सुपर टेट की तैयारी नहीं करी थी। बस मैंने 15 दिन हिंदी पढ़ ली थी अंकित सर से, यूट्यूब पे। तब उनका चैनल शुरू हुआ ही हुआ था हमारे आरडब्ल्यू, तो मैंने आरडब्ल्यू से उनसे हिंदी पढ़ ली थी बस। बाकी सब मेरी सीजीएल वाले सब्जेक्ट थे। जीएस वही, इंग्लिश वही, मैथ्स वही, रीजनिंग वही, साइंस वही, सब कुछ वही था। तो वही बात मैं आपसे बोलता हूँ मेरे भाई, या तो तुम्हारा टारगेट जीडी है तो फिर जीडी बैच से पढ़ो। और अगर तुम्हारा टारगेट जीडी मतलब ऐसे कोई फिक्स टारगेट नहीं है, टारगेट गवर्नमेंट जॉब है, तो सीजीएल की तैयारी करो, एग्जाम सारे दो। ठीक है, एग्जाम सारे दो, 100% निकलेंगे आपके स्टेट एग्जाम। मतलब बेसिकली होता क्या है ना, सब्जेक्ट तैयार करना होता है, और इस सीजीएल बैच में आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत अच्छे लेवल के पढ़ाने में ये फायदा होता है कि जो बाकी के एग्जाम, आपके स्टेट एग्जाम हुए, बाकी के एग्जाम में वो लेवल नहीं पूछा जाता है, तो आप उन लेवल के लिए तैयार हो जाते हो, उन लेवल के लिए तैयार हो जाते हो। तो मैं फिर से बोलूंगा, तैयारी सिर्फ सीजीएल की करो, एग्जाम सारे दो। आपका कोई स्टेट एग्जाम हो वो आपको देना, एग्जाम सारे दो जिसके लिए आप एलिजिबल हो, सारे एग्जाम देने हैं। ये कसम मत खा लेना नहीं मैं सीजीएल से अलग कोई फॉर्म ही नहीं भरूंगा, ये कसम मत खाना मेरे भाई। ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, चलो। द क्लॉथ स्मेल्ट फाउल, जो कपड़ा है उससे गंदी बदबू आ रही है। स्मेल्ट V2 है, तो मैं बोलूंगा द क्लॉथ इज फाउल व्हेन, सॉरी वॉज आएगा ना, वॉज V2 है, वॉज फाउल व्हेन इट वॉज स्मेल्ट, व्हेन इट वॉज स्मेल्ट। ठीक है, सीजीएल में हाइट मैटर नहीं करती है ये बेचारी हाइट की मारी हुई गुड़िया है। बहना डर मत, सीजीएल में हाइट मैटर नहीं करती है। क्या करें, इंडिया में आजकल लड़कियों की जो हाइट है वो 5 के आसपास घूम गई है, क्या करें बेचारी है। द सॉन्ग साउंड्स काकोफोनस, काकोफोनस का मतलब है बहुत कर्षक आवाज है। काको, काको जो रूट वर्ड होता है, काको का मीनिंग होता है बैड, बैड। आप बोलोगे दिस सॉन्ग इज काकोफोनस व्हेन इट इज साउंड, व्हेन इट इज साउंडेड। ठीक है, द सरफेस फील्स स्मूथ, आप बोलोगे द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, व्हेन इट इज फेल्ट। सरफेस स्मूथ है जब उसे टच किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं। अब वॉइस में राइट प्रेपो का यूज, भाई वॉइस में राइट प्रेपो का यूज हम कैसे करते हैं ये हम कल पढ़ेंगे। हम इन्फिनेटिव कल पढ़ेंगे, नहीं इज से बनाते हैं ना, इज एम आर से। ठीक है,
अभी हमारी कल, हो सकता है परसों भी एक क्लास आ जाए, ठीक है, परसों भी एक क्लास। नहीं, अगर प्लूरल है तो दे भी आ सकता है। दीज सॉन्ग्स हो जाता तो दे आ जाता, दीज सॉन्ग्स हो जाता तो, दीज सरफेसेस हो जाता तो दे आ जाता यहाँ पर। तो सिंगुलर नाउन है इसलिए इट आया है। हो सकता है जो आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास परसों भी लगे, क्योंकि मैं अच्छे लेवल का पढ़ाना चाहता हूँ आपको। तो मिलते हैं मेरे भाई आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, अपना ही दोस्त भाई समझ के माफ कर देना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।